डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इससे बोला। चलो एडवांस टैक्स कौन सा सेक्शन 207 208 आ गया। 207 क्या था? एप्लीकेबिलिटी लायबिलिटी। तो ऑनलाइन वालों क्या 207 बच्चों लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स 208 बोलता है कितने अमाउंट के ऊपर तुम्हारा टैक्स पेबल रहा तो एडवांस टैक्स 10,000 के ऊपर। वो 10,000 कहाँ से कैलकुलेट करने का? क्रेडिट लेने का कि नहीं लेने का? क्रेडिट्स, ऑल द क्रेडिट्स लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। यस, व्हाटएवर इज पेएबल माइनस टीडीएस क्रेडिट, टीसीएस क्रेडिट, ऑल द रिलीफ वगैरह सब कुछ लेने के बाद कुछ बचा कुछ रहेगा वो 10,000 के ऊपर रहा तो एडवांस टैक्स आएगा। सीनियर सिटीजन का क्या सीन है? अलाउड लायबल एडवांस। सीनियर सिटीजन के पास पीजी रहा तो कंपलसरी एडवांस टैक्स आता है। 44 AD है वन टाइम पेमेंट बाय 15 मार्च। उनको एक ही इंस्टॉलमेंट है, बाकी लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट 15 जून, परसेंटेज 15। सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, परसेंटेज। थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर, परसेंटेज। लास्ट 15 मार्च 100% हो जाना चाहिए। तो दैट इज व्हाट ABC। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वाला कौन सा इंटरेस्ट लगता है? C। आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर रिटर्न ऑफ इनकम B। आफ्टर रिटर्न ऑफ इनकम A। C का रेट कब लगता है? मतलब Y 234C विल बी एप्लीकेबल। उसका नाम क्या है? डिफरमेंट है वो, डिफरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, डिफरमेंट नाम यूज किया उसको। तो कब लगता है अगर तुम्हारा एडवांस टैक्स कम पे किया है? लेस देन व्हाट? 12%, 36, 75, 100। व्हाट इज द रेट ऑफ 234C? 1% पर मंथ। स्टार्टिंग के 3 इंस्टॉलमेंट के लिए 3 महीना, लास्ट के इंस्टॉलमेंट के लिए 1 ही महीना का इंटरेस्ट लगता है। तो 34B कब लगता है? एडवांस टैक्स पेड इज लेस देन 90% ऑफ पेएबल। तो वो लगता है फर्स्ट एक, वो भी 1% पर मंथ। कब से लगता है वो 1 अप्रैल से लगता है टिल द डेट ऑफ टिल द मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ओके, ड्यू डेट जो भी है इट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ था। इट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब 40 डेज रहा तो भी 2% लगेगा। ओके, 32 डेज रहा तो भी 2% लगेगा। समझ रहे हो? ओके, सो इवन पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसीडर्ड एज एंटायर मंथ। देन 234C का प्रोविजो वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी 234 एक किधर आएगा? इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के आगे जाएगा। अगर भरा नहीं है तो जब तक भरोगे तब तक वो लगता रहेगा। देन 234C का प्रोविजो किसके लिए होता है? डिविडेंड एंड फर्स्ट टाइम बिजनेस। ओके, वो क्यों बोल रहा है वो लोग 234C नहीं लगेगा इफ देयर इज अ फेलियर टू एस्टिमेट योर एडवांस टैक्स के लायबिलिटीज, क्योंकि ये सब बाकी तुम्हारे विंडफॉल गेन्स के तरह थे। हो गया बच्चों? वी आर डन ना नाउ? ऑलराइट, वी आर डन वन क्वेश्चन ऑन दिस। किसके ऊपर? 234C। कुछ तो आई थिंक रह गया था इधर पढ़ने का, फटाफट पढ़ लेता हूं मैं। 33.2nd पेज पे क्या था? टेबल के आगे क्या लिखा था? In case an eligible SAC in respect of eligible business referred in 4480 of 80A who is liable to pay advance tax has failed to pay such tax or advance tax by क्या 15 मार्च ना, है कि नहीं? Then associate shall be liable to pay interest at the rate of just 1%, वो लास्ट महीने का, क्योंकि उसको एक ही ड्यू डेट था तो मार्च का उसको बैठेगा बच्चों 1%। याद रखना फॉर प्रेजेंट टैक्सेशन के लिए। ओके, रिटर्न इनकम मतलब क्या? रिटर्न इनकम मतलब क्या? मतलब रिफंड वाला इनकम। कल बताया था मैंने ये रिटर्न इनकम। याच्यामध्ये तुम बराबर बोल रही हो, बोलो ठीक से, पूरा बोलो। एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है वो। इनकम में जो रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम दिखाया दैट इज रिटर्न्ड इनकम, मतलब जो दिखाया है। रिफंड वाला इनकम नहीं है वो, रिटर्न वाला रिटर्न नहीं है। रिटर्न मीन जो भरा है बस इनकम टैक्स रिटर्न में। ओके, then associate shall be liable to pay income simple interest at the rate of 1% on the amount of shortfall from the tax due on
रिटर्न मतलब शोन इनकम, जो डिक्लेयर किया इनकम टैक्स रिटर्न में. टैक्स ड्यू ऑन रिटर्न इनकम इज व्हाट? टैक्स ऑन इनकम डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम माइनस योर टीडीएस टीसीएस क्रेडिट वगैरह. ओके, सो व्हाटएवर इनकम इज शोन इन योर रिटर्न. ठीक है, चलो अब आगे बढ़े. अपन कल टीडीएस के बारे में लिखते हो गया अपना ऑल ऑफ यू. और कोई क्वेश्चन है एडवांस टैक्स के बारे में? ये टीडीएस ही तुम्हारा चलता जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया अपन ने, करें फटाफट. तो देखो सी शॉर्टफॉल कितना आता है, अगर जितना ड्यू है 15, 45, 75, 100 उससे भी कम पे किया तो 234 सी आता है. मतलब 15% की जगह में 14% पे किया चलेगा, 13%, 12% पे किया तो भी चलेगा. तो वो लोग बोलते हैं कि 12% से भी कम किया है एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट नंबर 1 में तो फिर इंटरेस्ट बैठेगा. अगर 10 तक का भरा है इंस्टेड ऑफ 15 तो 12 से लेस है, तो 15 माइनस 10 5% का जो डिफरेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और 1% पर मंथ के हिसाब से ऐसा. तो देयर इज बेसिकली इट इज अ मार्जिन ऑफ एरर. 12% चलता, 36% चलता, उससे कम हुआ तो फिर नहीं चलेगा, इंटरेस्ट लगेगा. मिस्टर ए अर्न्स इनकम ऑफ 30 lakhs. Calculate advance tax installments for the current year. Will your answer change if the, वो will your answer change case 2? पहले नॉर्मल फटाफट कर सकते हैं अपन ऑल ऑफ यू. टैक्सेबल इनकम 30 lakhs, हाँ है ना? $30 lakhs. टैक्स लायबिलिटी फटाफट दो मुझको. सो हम 7,41,000 which says बहुत ज्यादा टैक्स हो गया रे 30 लाख के लिए. हो गया बच्चों, सही है ना? नो प्रॉब्लम. उन्होंने क्या बोला है? गिव इंस्टॉलमेंट्स फटाफट. इंस्टॉलमेंट नंबर मैं ड्यू डेट नहीं लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट. मैं डायरेक्टली बच्चों इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिख रहा हूं, चलेगा? इंस्टॉलमेंट नंबर 1 15 जून वाला परसेंटेज कितना आना चाहिए? 15% ऑफ 741. 150. ओके. इंस्टॉलमेंट नंबर 2 आया था तुम्हारा टोटल क्यूमुलेटिव 45% ऑफ 7,41,000. गिव मी 45% पहले. 353,450 ऑल ऑफ यू माइनस इसमें हम 3,33,450 माइनस 1,11,150 है क्या? सो इंस्टॉलमेंट विल बी 300. ऑल ऑफ यू ओके? समझ रहा सभी को? थर्ड इंस्टॉलमेंट इज 75% ऑफ 7,41,000. ये भी 75% पहले 5,55,000 क्या 750 माइनस उसमें दो फिगर हम लोग रिड्यूस करेंगे. इंस्टॉलमेंट नंबर 1 1,11,150 एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 2 2,22,300 बराबर है. which comes to वही से 222,300. and installment number 4 100% of 7,41,000 minus 111,150 minus 222,300
minus 222,300. 1,85,250. Case 2. Revised estimate income on 15 December is 55 lakhs. तो मतलब इंस्टॉलमेंट नंबर 1 और 2 के लिए क्या करोगे? केस 2 क्या है पता है ना? रिवाइज इनकम ऑन 15 दिसंबर इज 55 lakhs. टोटल इनकम फॉर द ईयर इज 55 lakhs. और रिवाइज इनकम तुमको कब मिला? दिसंबर को मिला, मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए मिला. सो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 और 2 क्या करोगे? एज पर 30 lakhs ही करेंगे हम लोग. इनकम ऑफ 30 lakhs चलेगा. इंस्टॉलमेंट नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, टोटल टैक्सेबल इनकम percentage of tax liability and installment amount. इंस्टॉलमेंट नंबर 1 टैक्सेबल इनकम कितना पहले के लिए? नहीं, टैक्सेबल इनकम रुपीज 30 lakhs. Therefore टैक्स लायबिलिटी इसके ऊपर कितना टोटल? 741. उसका लेंगे हम 15% ऑफ 741. बेसिकली तुम्हारे दो इंस्टॉलमेंट नहीं चेंज होंगे. दैट कम्स टू 111 150 ना. क्लियर लियो. सेकंड इंस्टॉलमेंट फिर से वही चीज, और उसका भी 45% लेंगे क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव कम्स टू 333 450. उसमें से हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं 111 150. सो इंस्टॉलमेंट कम्स टू 222 300. Clear till here? Things will change for 3 and 4. रुपीज कितना? 55 lakhs. अब इधर बच्चों बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा. 55 lakhs का टैक्स लायबिलिटी दो. सच ऐड किया, सेस ऐड किया, मैं करूंगा. 55 lakhs है ना, ऐसा मत करो बाबा. कंफर्म. 45 lakhs पे 30% plus 1,12,500 plus 10% plus 4%. इसलिए 73,100. अब इसका कितना पे करना अपने को? 75% टिल इंस्टॉलमेंट नंबर 3. समझा सभी को? 75% of 16,73,100 which comes to 12,54,825 minus 1,11,150 minus 2,22,300. ये बहुत अमाउंट आएगा बड़ा. 375. ओके. एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 4 फिर से वही रुपीज 55 लाख से तुम्हारा, जिसका टैक्स लायबिलिटी रुपीज कितना आता है ये? 4 लाख 270 275. $45 lakhs पे 30% प्लस 125 किधर से आया? $112,500. Done.
हो गया, आगे बढ़े अपन। थर्ड पे क्या है देखो फटाफट। Mr. B earns in following incomes. Calculate advance tax installment for so and so. Income from salary 8 लाख, वो कंप्यूटर 8 लाख है, उसके बाद टीडीएस हुआ 1 लाख। रेंट फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी 6,50,000, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 15,000। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एफडी बाय बैंक, देखे रहेगा कुछ तो, इन डिपॉजिट इन पीपीएफ, डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। कैन यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम? वो टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम है 8 लाख। टैक्सेबल इनकम ना 16 लाख 27,000। देखते हैं, सैलरी इज कंप्यूटेड, आउटर कॉलम 8 लाख, इनकम फ्रॉम एचपी इनर कॉलम 6,50,000, लेस एमटी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 15,000, 635 ना, मैं रफ में कर रहा हूँ, रफ मतलब फास्ट में कर रहा हूँ, लेस 24A 30% और 635 कितना आता है? 2 लाख के आसपास, 195, 1,90,000, 100। और कुछ उसमें कुछ नहीं, एक आउटर कॉलम एचपी 4 लाख 44,500। ऑल ऑफ यू ओके? चलो आगे, ये तुम्हारा हो गया एचपी। फिर यू हैव आईओएस डायरेक्टली, दोनों इनकम आएंगे, कौन सा? सेविंग्स एंड एफडी। सेविंग्स तुम्हारा 15, डोंट अज्यूम पोस्ट ऑफिस का दिया नहीं है तो, और ये तुम्हारा 25, 25, 35, 40 बराबर है। देन जीटीआई, कितना जीटीआई आया? 8, 12 और ये कितना है? 12 लाख 12,84,500 लेस कौन? चैप्टर 6A डिडक्शन तुम्हारे, पहला वाला एटीसी, एटीसी में तुम्हारा पीपीएफ है 1.5 लाख। तुम्हारा कोई खास इनकम है एलटीसी वगैरह? नहीं, सो वी कैन टेक एंटायर 1.5 लाख। सेकंड एटीटीटीए, सेविंग्स कितना तुम्हारा? 15, तो तुमको मिलेगा 10, और एटीजी मिलेगा? नहीं मिलेगा। पूरा अमाउंट बिकम्स डिसअलाउड। $11,24,500। 11 लाख में बस मानसा का आंसर होगा। क्या मानसा, क्या गलती की तूने? डन और नो एवरीबॉडी, इधर क्या क्या गलती किया? 30% रिडक्शन नहीं लिया। आपने ग्रॉस बोला था ना, तो मेरे को लगा 30% डिडक्ट करते हैं। किधर है इसका आंसर? 984, 1 लाख बढ़ेगा 1084।
टैक्स नहीं काटने का इनकम से बाबा, इनकम से नहीं काटने का टैक्स, कहाँ से काटने का, लाइबिलिटी से काटने का। इनकम पूरा ग्रॉस लेने का, हमेशा कितनी बार बोले अपन ने, कितनी बार। ओके, तुम्हारा काम नहीं है टीडीएस काटना, सामने वाले का काम होता है जो पे करता है। तुम्हारे लिए तुमने कितना, अपन ने कल भी लिखा था नोटबुक में, अपना इनकम 10 लाख का था, याद है कुछ ए और बी का कुछ केस, उसका टीडीएस हुआ 1 लाख का, तो भी अपन ने इनकम 10 लाख का लिया था ना। अपना हमेशा ग्रॉस इनकम लेने का। क्लियर लिया, ऊपर लिख दो, किधर दो, कंसिडर ऑलवेज ग्रॉस इनकम नॉट नेट ऑफ टीडीएस फॉर कंप्यूटेशन। ये तुम इधर ऊपर लिखने लिखो, फॉर कंप्यूटेशन always consider gross income and not, क्या खा रही है, net of TDS। and not net of TDS। रख तेरे पास, नहीं करने का मेरे को ट्राई, and not net of TDS। खाना तो consider gross income for competition, always consider gross income and not net of TDS। तो दोनों में क्या फर्क है, जलेबी और इमरती, इमरती मोटी रहती है, बस उतना नहीं फर्क, वो उसके बेसन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब ये देसी घी की है, इमरती टेबल पे, इमरती कभी भी घी में नहीं डलती, दो टाइप की रहती है। इमरती मोटी की वजह से अगर इमरती घी में डली ना, कोई दिक्कत नहीं, वो जाली रहती घी में तलने के लिए। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उन्होंने एडवांस टैक्स पूछा क्या अपने को, कैलकुलेट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट पूछा है। चलो आगे बढ़ो। टैक्स लिमिट कैलकुलेशन, इसमें कुछ खास इनकम नहीं है, स्पेशल इनकम नहीं है। सो फर्स्ट वन एट नॉर्मल रेट्स दे दो मुझको डायरेक्टली, वो फिगर दे दो। $11,24,500 1,08,4,4। तो एडवांस टैक्स आएगा नहीं आएगा, ये तो पेएबल हो चुका, मतलब ग्रॉस इनकम के ऊपर है, बट तुम्हारा टीडीएस हुआ ना लेस, टीडीएस क्रेडिट्स। ओके, पहला वाला सैलरी के ऊपर हुआ कितना, 1 लाख। दूसरा किसके ऊपर हुआ, रेंट इनकम के ऊपर हुआ। व्हाट डू थिंक 10% हम किसके ऊपर लेंगे, पेयर जो अमाउंट पे करता है, बात खत्म। म्युनिसिपल टैक्सेस कौन पे करता है, पेयर है, पे ओनर पे करेगा ना, है ना। तो टेनेंट ने रेंट पे किया, जितना वो देगा उसके ऊपर टीडीएस का देगा। कितनी बार बोलूं, ग्रॉस इनकम, जो पेमेंट मिल रहा है उसके ऊपर टीडीएस होगा। 65,000 का टीडीएस हुआ यहाँ पे, क्लियर। और क्या हुआ, एफडीवी है क्या, ये कितने के ऊपर होगा, 25,000 के ऊपर, ग्रॉस इनकम 25,000। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंड कितना, 11,656, उसे राउंड अप करके बस 60 हो जाएगा, ठीक है, बट रिफंड है। Since tax payable doesn't exceed rupees 10,000, therefore advance tax
नॉट एप्लीकेबल, है ना। पे करने की जरूरत नहीं है। हो गया क्या? कुछ बोर मारने वाले का फटाफट क्या देखो। क्वेश्चन नंबर 4, तेरा सृष्टि क्यों नहीं आ रही? तू क्यों नहीं आई? तू आंसर भी नहीं है सर, वो तो इसका चांद है, मैंने मेरे पास ईद का चांद। तू और चांद का टॉपिक निकाल मत, ठीक है ना प्लीज। क्या सृष्टि, तू भी डिच मार दी क्या? डिच्चू चलो 6th वन, 4th वन सॉरी। PA Consulting Limited कंपनी का टोटल इनकम ड्यूरिंग द ईयर इज 10,50,000. कंपनी tax related source by different payers amounted to 34,458 TDS credit है. During the year, company paid advance tax of 40, 65, 1,25,000. The company filed its return of income and SA tax was paid on 15th November. SA tax बच्चों क्या होता है? After advance tax 31st March होने के बाद. Compute interest revenue applicable by the company, sorry, payable by the company under 234 ABC. बाप रे. Assuming tax rate as 30%. Obviously इससे आएगा तुम्हारा, है ना? चलो. Taxable income कितना बच्चों? Taxable income. Rupees 10,50,000. Tax liability कितना आएगा? $3,27,000 से ऐड किया, दिया है ना उन्होंने नीचे टैक्स लायबिलिटी का रेट, सॉरी टैक्स का रेट 326,100. उन्होंने टैक्स कितना पे किया है? अब इसमें से बच्चों लेस टीडीएस क्रेडिट लेंगे हम लोग 34,450 कुछ था ना. $2,150,000. अब तुमको इसका इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा, है ना. उन्होंने टैक्स कब पे किया है? डायरेक्टली 15th नवंबर को, है ना. शुरू करें. तो 234C से शुरू करते अपन कैलकुलेशन ऑफ 234C. उसके 2 स्टेप्स थे क्या? उसके लिए 2 स्टेप्स थे, ठीक है. 2 लाख के आसपास ही पीटी है तो हाँ आएगा कैलकुलेशन का. टू 234C स्टेप 1. एप्लीकेबिलिटी देखना है अपने को, है ना. इंस्टॉलमेंट नंबर, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स, टैक्सेस पेड. तो बच्चों एप्लीकेबिलिटी लिखेंगे अपन लास्ट कॉलम में. इंस्टॉलमेंट नंबर 1, मिनिमम परसेंटेज कितना है? हाँ 12% ऑफ 2,93,150 comes to 35,000. आगे 17. हमने टैक्स कितना पे किया तो क्या होगा?
तो 224 पहले वाले को नहीं आएगा, दिया ना उन्होंने, करेक्ट। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना पे किया, कितना होना चाहिए तुम्हारा कम से कम 36% ऑफ 293,150, कितना आता है वो 36%, 534। हमने पे किया बच्चों 40 प्लस 65, क्यूमुलेटिव कंपेयर करो 1,05,000, थोड़ा कम हो गया तो टैक्सेबल तो होगा, मतलब इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी एप्लीकेबिलिटी, यस क्लियर लिया। इंस्टॉलमेंट नंबर 3, 75% ऑफ 293,150, कितना आता है 2,19,863, हमने पे किया 1,05,000 क्यूमुलेटिव ऊपर का प्लस 1 लाख 2,05,000, so applicable to therefore C, yes, fourth one. कंप्यूटर इंटरेस्ट ही बोलते ना, और कुछ नहीं बोलते, एबीसी निकालने का। एंड फोर्थ वन 100%, हमने पे किया 2,05,000 अब तक प्लस ओनली 25,000, 2,30,000, so yes, that is your what स्टेप नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये फिगर बस ऊपर से क्यूमुलेटिव ले रहा हूं मैं और कुछ नहीं, क्यूमुलेटिव कितना पे कर चुका, कौन सा नंबर नहीं समझा, कुछ नहीं समझा, मैंने अलग किया 36% ऑफ ये लिया हुआ है आपने 21963 21963 291350 291350 291350 3113, अच्छा 2931 है, माय मिस्टेक, 2,93,150, ओके। आपने सब क्यूमुलेटिव किया हुआ है ना, और सब नंबर अलग-अलग लिखा। हाँ ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। स्टेप 2, this is actually tax paid and tax payable लिखा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। इंस्टॉलमेंट नंबर मेडिकली बच्चे यहाँ पे इंटरेस्ट लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नंबर पहला वाला, अब इंटरेस्ट कितना लगेगा, लगने वाला है, नो नॉट एप्लीकेबल। सेकंड में लगने वाला है, तो हम क्या करेंगे 45% ऑफ 293,150, समझा, माइनस हम कितना पे कर चुके हैं तब तक 1,05,000, बराबर ना, उसका 1% पर मंथ इंटू 3 मंथ्स, 50 भी डेंजर है ना, 1% क्या लिया तो उसने साल भर क्या लिया, डेंजर थी हाँ ना बेटा, बस अच्छा डिफरेंस कम है, नहीं तुमने गलत लिया, 534 के ऊपर नहीं आएगा बेटा, 534 कब आएगा, 33% लिया तो 45% से लेने का है ना बाबा, और हम स्टेप 1 में डायरेक्ट ऐड कर देते ना 1%, कितना 808, मैं बस तो गलती कर रहा हूँ, इंटरेस्ट है ना, 1% पर मंथ, राउंड बैक करना पड़ेगा, राउंड बैक क्यों नहीं किया अपने, राउंड बैक करना चाहिए, ठीक है, कितना 808, not 36%, 45% टोटल शॉर्टफॉल के ऊपर। इंस्टॉलमेंट नंबर 3, 75% ऑफ 293,150
माइनस तब तक कितना पे किया 2,05,000 क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर ना, तो कब एक बार कैलकुलेशन गलत है। हाँ क्या into 1% per month into 3 months into 3% करना डायरेक्टली गलत हो आया 808 446 and fourth one 100% of 293,150 minus 2 lakh कितना पे किया 2,30,000 टोटल into 1% per month into 1 month only 732 632 all right total interest under section कितना ऐसे क्यों बोल रही है आवाज बैठ गया क्या तेरा 1886 correct Leo then second part interest under section 234B when is it applicable entire advance tax paid is less than 90% of total tax payable है ना percentage of advance tax paid कितना पे किया अपने टोटल 2,30,000 ना upon payable 293,150 70 less than 90% करेक्ट तो कब से लेके कब तक और कौन सी अमाउंट के ऊपर टैक्स सॉरी इंटरेस्ट लगता है देखो जरा शॉर्टफॉल के ऊपर है क्या पूरा 1% फ्रॉम 1st April टिल फर्स्ट अप्रैल से लगेगा टिल द मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न लगेगा असेस टैक्स मतलब तुम्हारा 293,150 पूरा शॉर्टफॉल के ऊपर 1% लगेगा अप टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम मतलब तुम्हारा रिटर्न भरने तक such interest covered on the amount of difference between assessed tax मतलब रिटर्न इनकम के ऊपर का टैक्स and the advance tax paid assessed tax is a tax calculated on total income less TDS ठीक है देखो 234 भी इंटरेस्ट 293,150 minus 2,30,000 into 1% per month into अप्रैल से लेकर रिटर्न कब भरा है नवंबर तो ड्यूरेट तुम्हारा है अक्टूबर तो तुम्हारा जाएगा अक्टूबर तक एक मिनट जस्ट लेट मी कंफर्म एक बार क्योंकि वो थोड़ी वो भी में थे ना अपन तो पूरा बैलेंस माइन इनटू 1% पर मंथ फ्रॉम अप्रैल से लेके नवंबर तक जब उसका टैक्स पे किया तब तक ओके सो आई रिटर्न दैट आल्सो तो अप्रैल से लेके नवंबर ना कितना 6 महीना नहीं ज्यादा अक्टूबर एंड नवंबर आल्सो तो 8 पक्का ना 8 मंथ्स मैं अभी लिख रहा हूँ अप्रैल 22 बराबर 2
November 22. Five zero 5053. 5053. All right. ये तुम्हारा हो गया 234 B का करेक्ट. डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम मतलब बच्चों यहाँ पे लिख देना डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस. Date of payment of taxes. Date of payment of taxes. आगे बढ़े. एंड 234A वो भी है ना. It is applicable if tax not paid till ROI due date. Tax not paid till ROI due date. ठीक है. अगेन ऑन द डिफरेंस कितना पेंडिंग है तो कितना 293,150 माइनस 2,30,000 इंटू 1% पर मंथ. कंपनी है तो कंपनी का ड्यू तुम्हारा आएगा अक्टूबर. ओके. और उन्होंने पे कब किया उसने नवंबर में. तो हम लोग 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा इंटू 1 मंथ मतलब नवंबर 22 वाला. बस कितना आया रुपीज 632. क्लियर लिया. और कौन सा बच्चा अपना एडवांस टैक्स में पूछते हैं. वन से लेके 6 हो चुका. आगे बढ़े अपन. आते अगले सेक्शन पूरे अगले पार्ट ऑफ द चैप्टर टीडीएस में. ठीक है. तो टीडीएस के लिए बहुत सारे सेक्शंस हैं और एवरी सेक्शन इज टेलिंग यू कि कौन सी अमाउंट के ऊपर कौन से ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस होगा एट व्हाट रेट. ओके. एट और टिल विच अमाउंट नहीं होगा वो भी दिया जाएगा. मतलब वो अमाउंट के ऊपर डेफिनेटली टीडीएस होगा. तो जितने अमाउंट तक टीडीएस नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड लिमिट. वहां तक टीडीएस नहीं होगा. वो एक बार वो क्रॉस हो गया देन टीडीएस विल डेफिनेटली हैपन. ओके. चलो डायरेक्टली अपन कुछ बच्चे चालू करते हैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बाय टीडीएस. उसमें कुछ है नहीं मतलब टीडीएस का कंसेप्ट समझ गया है. तो कौन सा सेक्शन ने क्या क्या बोला है दैट वी विल अंडरस्टैंड. कम टू दिस टीडीएस रेट चार्ट. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन 192. कौन से अमाउंट के ऊपर टीडीएस होगा सैलरी पेड. तो बच्चों टीडीएस कौन करेगा एम्प्लॉयर करेगा ऑन द सैलरी पेड टू एम्प्लॉई. करेक्ट लियो. रेसिडेंट स्टेटस ऑफ रिसीवर मतलब तुम्हारा रिसिपिएंट रेसिडेंट हो या एनआर हो तो पर टीडीएस कौन करेगा एम्प्लॉयर एट व्हाट रेट एट स्लैब रेट. मतलब क्या होगा बेसिकली एम्प्लॉय को खुद को उसका टैक्स कंप्यूट करना ही नहीं है. कौन करेगा उसके लिए एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा. उसका जो भी टैक्सेबल सैलरी है उसके ऊपर एम्प्लॉयर टैक्स कैलकुलेट करेगा और वही उतना अमाउंट वो रिड्यूस करेगा एज टीडीएस. आई गेटिंग माय पॉइंट. सैलरी तो बच्चों उसका मंथली है और सैलरी साल भर के अंदर चेंज होता है क्या इंक्रीमेंट. तो इंक्रीमेंट कब होगा कभी तो कभी ना कभी तो होगा. मे बी फरवरी में होगा या फिर अक्टूबर में होगा. दिवाली का बोनस मिलेगा पता नहीं कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस. तो साल भर का इनकम ऑब्वियसली एम्प्लॉयर विल कंसीडर एस्टिमेट करेगा थोड़ा सा वो. और जैसे जैसे उसका ईयर खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल खत्म होने जाएगा दैट टाइम विल हैव अ परफेक्ट यू कैन से अमाउंट ऑफ द सैलरी. कितना इसको पे कर रहे हैं साल भर.
On that, you will calculate tax for the entire year, obviously normal tax slab rates है, and do TDS. अब बच्चों TDS कैसे होगा? What do you think? Monthly basis, quarterly basis, annual basis? It will be on monthly basis. जब जब इसको सैलरी देंगे तब तो TDS करना पड़ेगा. Okay? Just for again for a minute यहाँ पे चेक करो. उसके जस्ट ऊपर का टेबल. Deduction of tax. Can you see that? Deduction of tax. Everyone there? Normally, tax should be deducted at earlier of credit or payment. तुमने बस क्या किया है यहाँ पे बुक एंट्री मार दिया क्रेडिट, तुम्हारे लिए डेबिट, क्रेडिटर के लिए, और रिसिपेंट के लिए क्रेडिट. तो तुमने बस क्रेडिट एंट्री मारा है, या फिर पेमेंट मींस कैश बेसिस, whichever is earlier. Underline the word बच्चों earlier. Earlier of credit or payment. However, in the following cases, the TDS will be done only on पेमेंट बेसिस. जब पेमेंट किया तो ही, ड्यू हुआ तब नहीं. When it is actually paid. चेक करो कौन से एग्जांपल्स. 192 TDS on salary will be TDS will be done on payment basis. सैलरी बच्चों ड्यू है, 2 महीने से दिया नहीं, TDS होगा क्या? नहीं. रेंट अगर 2 महीने से पेंडिंग है, दिया नहीं, TDS होगा क्या? होगा. बात समझ रहे हो? देन EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से अगर विड्रॉ किया, TDS होगा ऑन पेमेंट बेसिस. डिविडेंड बच्चों ऑब्वियसली ऑन पेमेंट बेसिस. डिविडेंड यू कैन नॉट एस्टिमेट आल्सो. So dividend का TDS होगा on payment basis. Winning on lotteries, horse races, compulsory acquisition of immovable property, okay, life insurance policy, maturity proceeding. Maturity समझ रहे हो? मतलब amount, the policy has been matured, वो due हो चुका है. 194N cash withdrawal from bank. ये तो जो भी तुम्हारे जब transaction होंगे तब TDS होगा. Not on just you can say book entry के basis पे नहीं. जब payment होगा तब. Clear? अच्छा. Now do you understand why employer doesn't have to do any calculation? क्योंकि इसके लिए बच्चों पूरा कैलकुलेशन कौन करेगा? एम्प्लॉयर. और वो अमाउंट से वो TDS भी करता जाएगा. Okay, particularly for every month. Now salary is paid on monthly basis, no? So TDS will be also paid on monthly basis. Clear? अच्छा. Amounts to be reduced from salary. मतलब एम्प्लॉयर को पावर है रिड्यूस करना फ्रॉम सैलरी अगर एम्प्लॉय ने डिटेल्स या फिर एविडेंस प्रूफ दिए तो एम्प्लॉयर को. Then employer can reduce from the salary income. क्या? हाउस प्रॉपर्टी लॉस रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय. एम्प्लॉय देगा एम्प्लॉयर को प्रूफ कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ. क्यों होगा बच्चों हाउस प्रॉपर्टी का लॉस? अगर लोन या डीम नेट रहा तो लॉस. अच्छा ठीक है. डीम नेट और व्हाट एल्स? 24B है, SOP है तो नहीं लाएगा, पर 24B का इंटरेस्ट है. लेट आउट रहेगा तो अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो भी 24B आएगा. यस चलिए समझ रहे हो सब लोग, है ना? तो लॉस अगर हुआ तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग 99% के हिसाब से बच्चों जिनका सैलरी इनकम है, ओके, उनका हाउस प्रॉपर्टी का SOP ही रहेगा. खुद वहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है घर और वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो जनरली अगेन आंसर जनरली HP का लॉस तुमको 2 लाख तक दिखेगा. क्या समझा? क्यों? SOP रहता है, इंटरेस्ट कितना भी पे करो तुमको 2 लाख तक मिलता है ना. तो 2 लाख एंड आई होप तुमको ये वो तो HP का खुद का सेलिंग लिमिट 2 लाख था प्लस HP का लॉस यू कैन सेट अप फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम आल्सो मैक्सिमम 2 लाख. कौन सा चैप्टर? लिविंग चैप्टर 6 है. सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस. HP का लॉस अगेंस्ट सैलरी इनकम. ठीक है. देन चैप्टर 6 डिडक्शन अगेन बच्चों अंडरलाइन द वर्ड रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय. अब चैप्टर 6 से बच्चों क्या ATC DE सब कुछ किया अपन ने, UG JJ एवरीथिंग. GG नहीं मिलेगा अगर HRA दिया रहेगा तो. और क्या कहता? E था EA वगैरह वो सब. ये सब खर्चा किसका? एम्प्लॉय खुद कर रहा है ना. तो खर्चा किया तो एम्प्लॉय को थोड़ी समझेगा. तो एम्प्लॉय हैज टू गिव द प्रूफ टू द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय हैज टू गिव प्रूफ टू द एम्प्लॉयर. ये सब मैंने खर्चा एक्चुअल में किया है. ऐसा भी प्रोविजन है मतलब अगर 30 किलोमीटर अपार्ट इस सेल्फ ऑक्यूपाइड भी ले सकते हैं, एक रेंट का भी दिखा सकते हैं. हाँ मैंने बोला ना अगर वो तुम्हारा डिस्टेंस ये एक ही सिटी में रहा तो, है ना, तो यू कैन डू दैट. तो HRA क्लेम कर सकते हैं. देन जो भी खर्चा किया है एम्प्लॉई ने अंडर 80 सॉरी चैप्टर 6A वो सब प्रूफ देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को. देन अगेन एम्प्लॉयर इज अलाउड टू reduce it from his income. The employer shall obtain the evidence or proof or particulars of prescribed claims, including claim for set-off of loss from employee in the prescribed form.
कोई फॉर्मेट के हिसाब से बच्चों वो देना पड़ेगा. Amounts to be added, very important. Any other income reported by employee, TDS on such can be reduced from tax payable is okay. Any other income reported by employee. अब एम्प्लॉय के बच्चे दूसरा कौन सा इनकम हो सकता है? इंटरेस्ट का तो हो सकता है ना, सेविंग्स अकाउंट का हो गया, एफडी का हो गया, डिविडेंड हो गया, कुछ भी हो गया. नाउ ऑल ऑफ दीज आर टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए बच्चों 100% 99% का जो भी है टैक्स लायबिलिटी, एवरीथिंग इज कंप्यूटेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय खुद कभी नहीं करता जैसे जैसे देखा जाए तो इसके अगर बाकी के इनकम है ना, दे बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक. तो हमेशा भी एडवाइस टू द सैलरी प्लान कि आपका जो भी इनकम आएगा ज्यादा ऑलरेडी बता के रखो एम्प्लॉयर को. कम रहा ना तो क्या होता है, जस्ट नाउ 234 एबीसी, अगर उसका 10-20 लाख 10 लाख का एफडी मान लो, ये व्हाटएवर अमाउंट इज 60,000 70,000 व्हाटएवर इट इज, उसने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट नहीं किया. एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर विल कैलकुलेट टीडीएस ओनली ऑन सैलरी, बट इनकम टैक्स रिटर्न में तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट इनकम भी तो ऐड करना पड़ेगा. अब उसके ऊपर एम्प्लॉयर ने कंसिडर किया था क्या? नहीं किया था. ऐसा हो सकता है बच्चों की 30% स्लैब में जाए. नाउ वी ऑब्वियसली इन अनदर नेक्स्ट सेक्शन वी विल सी कि इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा टीडीएस नहीं होता, 5% 10% ही होता है इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन एफडी. और तुम 30% के स्लैब में हो तो क्या होगा, टैक्स पेएबल आएगा. तो तुमको बाद में समझेगा, कब समझेगा? व्हेन यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कि एम्प्लॉयर ने बस सैलरी पे किया पर अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी टीडीएस तो आएगा, सॉरी टैक्स तो आएगा ही आएगा इंटरेस्ट के ऊपर. तो क्या हो जाएगा, 234 एबीसी सब लग सकता है फुकड़ का, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट रिपोर्ट इट टू योर एम्प्लॉयर. या फिर बेस्ट क्या करने का, खुद कैलकुलेट करके खुद सैलरी में पे कर देने का. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? कौन? टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट सैलरी एस्टिमेट करेगा साल भर का. सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी पैकेज मान लो 6 लाख है, जस्ट गिविंग एग्जांपल 6 लाख, और लेट से उसकी एनहांस में भी 6 लाख है, तो 6 लाख के ऊपर कैलकुलेट करेगा. हाँ, तो उतना जितना वो उतना, इसलिए तो एम्प्लॉयर विल हैव टू अगेन कंसीडर फॉर द एंटायर ईयर. और 4 महीने के लिए किया तो 4 महीने का टीडीएस बात खत्म. आगे क्यों करेगा फिर, वो सैलरी दे ही नहीं रहा तो टीडीएस कहां से लाएगा? यस यस, ऐसा नहीं कि 2.5 लाख क्रॉस हो तो टीडीएस चालू करेगा, नहीं. अप्रैल में वो एस्टिमेट करेगा फॉर द एंटायर ईयर 6 लाख है तो स्टार्टिंग से वो काटना चालू कर देगा. मतलब अप्रैल में वो क्या करेगा, 6 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा, डिवाइड बाय 12 करेगा. समझा क्या? साल भर का टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेट करेगा ना, डिवाइड बाय 12 तो मंथली एस्टिमेट हो चुका, स्टार्टिंग से वो काटना चालू कर देगा. ही विल नॉट वेट फॉर टू क्रॉस 2.5 लाख और व्हाटएवर. अंडरस्टूड? फाइन. और बाकी के इनकम रहेंगे तो वो भी रिपोर्ट करेगा. कौन करना चाहिए? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को. अगर किया रिपोर्ट तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर विल कंसीडर दैट इन हिज कैलकुलेशन. Salary from previous owner if reported again from the employee. Previous owner मतलब बच्चों can a person leave his job in the year? Obviously yes, absolutely yes. अब उसका जो क्वेश्चन वैलिड था, I'll give you a very good मतलब केस. मान लो कोई मिस्टर ए है, ओके, वही कोई एक्स लिमिटेड कंपनी में था. अप्रैल टू मान लो अपन ने लिया सितंबर तक 6 महीना, बराबर है. उसका साल भर का पैकेज स्टार्टिंग में 6 लाख था, तो कितना कमाया? 3 लाख. क्लियर? आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. उसके बाद वो गया बच्चों मान लो वाई लिमिटेड में, अक्टूबर टू मार्च, क्या हो जाएगा उसका? फिर से वहां पर उसने कितना कमाया? मान लो 4 लाख कमाया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट 6 महीने का. क्लियर? डिलीवर टोटल हाउ मच ही अर्न? 7 लाख. पर पहले कौन आया? एक्स लिमिटेड. क्लियर डिलीवर ऑल ऑफ यू? पहले बच्चों आया एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड ने 6 लाख के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया रहेगा, है ना. उसको क्या पता छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा, व्हाटएवर इट इज. 6 लाख के हिसाब से किया और अप्रैल टू सितंबर उतना ही टीडीएस किया ना, पर 6 महीने का ही टीडीएस किया है, साल भर का टीडीएस नहीं किया है, 6 महीने का किया. नाउ वाई लिमिटेड बच्चों ध्यान देना इज कंसर्न कि मैंने कितना इसको सैलरी पे किया. वाई लिमिटेड के लिए बच्चों पूरा साल भर का नहीं आएगा, बिकॉज वाई क्या बोलेगा, मैं इसके आगे अक्टूबर के आगे पेमेंट कर रहा हूँ ना, तो अक्टूबर के आगे जो है उसमें मेरी जिम्मेदारी है. अब वाई लिमिटेड बच्चों कितना पे किया? 4 लाख. ओनली ऑन बच्चों 4 लाख टैक्स आता है क्या? ओनली ऑन 4 लाख टैक्स आता है क्या? सी व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर. एक्स लिमिटेड पहला वाला कंपनी, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उनको साल भर का इनकम देखेंगे वो लोग कितना? 6 लाख. तो वो लोग 6 लाख के हिसाब से उन्हें चालू कर दिया. पर जो वाई लिमिटेड है, जो भी पेयर होता है, वो खुद कितना पे कर रहा है और करने वाला है उतना देखा जाता है. तो वाई लिमिटेड बोलते मैं तो उसको कितना करने वाला टोटल साल भर का? 4 लाख. आई एम गेटिंग द पॉइंट. तो वाई लिमिटेड बोलेगा अच्छा मेरे को तो टैक्स लायबिलिटी की जिम्मेदारी ही नहीं है मेरी, मैं कितना करूं मैं वो देखूंगा ना. उसको क्या पता है साल भर में कितने कहाँ का कितने जॉब्स करके आए, एवरेज के कितने इनकम है. अगर उसने रिपोर्ट किया एम्प्लॉय ने तो एम्प्लॉयर देखेगा, अगर रिपोर्ट नहीं किया रहेगा तो वाई लिमिटेड क्या बोलेगा? माय रिस्पांसिबिलिटी इज व्हाटएवर आई एम पेइंग,
आई एम पेइंग 4 lakhs, उसके ऊपर टैक्स नहीं आता, नो टैक्स लायबिलिटी। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हाउ मच द एम्प्लॉय टोटली अर्निंग 7 lakhs। कुछ समझ रहे हो एवरीबॉडी? इसकी वजह से बहुत इश्यू होता है। अब होगा क्या, व्हेन यू विल स्टार्ट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, उसका इनकम दिखेगा टोटल 7 lakhs, बट टीडीएस इज डन ओनली ऑन 3 lakhs, क्योंकि नई कंपनी ने बच्चों टैक्स काटा ही नहीं, झेप रहा है क्या? तो क्या होगा, एम्प्लॉय को खुद उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट वगैरह लगेगा तो लगेगा अलग से, करेक्ट। इसलिए वी ऑलवेज अगेन एडवाइस कि अगर तुमने जॉब छोड़ा तो नए एम्प्लॉयर को ऑलवेज रिपोर्ट व्हाटएवर इनकम इज शोन बाय अर्लियर एम्प्लॉयर। मतलब क्या, अगर मिस्टर ये जो एम्प्लॉय था, अगर वो वाई लिमिट को बताता कि मेरा एक्स लिमिटेड में 3 लाख का सैलरी मिल चुका है, टीडीएस वगैरह हो चुका है, देन वाई लिमिट क्या करता था, इट वुड हैव कैलकुलेटेड 4+3 के ऊपर। वाई लिमिट क्या करता बच्चों, 4+3 के ऊपर 7 lakhs टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करता, देन अगेन मंथली बेसिस पे देखते हैं हम लोग, एंड माइनस व्हाटएवर टीडीएस वाज डन बाय एक्स लिमिटेड। तो फिर वाई लिमिट से मतलब अच्छा मुझको कितना पेंडिंग है टीडीएस करना। सी अल्टीमेट पर्पस क्या, हमेशा याद रखो, बाय 31 मार्च और बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जितना टैक्स लायबिलिटी है उतना टीडीएस हो जाना चाहिए। सिंपल और नो, आई गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो ऐसे झोल हो सकते हैं, झोल या फिर प्रॉब्लम। क्लियर लियो? वन मोर इशू आई टेल यू। अगर फिर से यहाँ पे अपन एक्स लिमिटेड की बात करते हैं, एक्स लिमिटेड उन्होंने बच्चों टीडीएस करना कब से चालू किया, अप्रैल से, बेस्ड ऑन द एस्टिमेट कि उसका साल भर का इनकम है 6 लाख, ओके। पर अप्रैल में स्टार्टिंग में बच्चों लोग क्या कर लेते हैं, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, एम्प्लॉय से एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि एक्स लिमिटेड को कंपनी को क्या पता है, दैट वी विल पे हिम 6 lakhs, बट चैप्टर 6A का क्या हमको नहीं पता, हाउस प्रॉपर्टी लॉस का क्या हमको नहीं पता, क्योंकि वो सब बच्चों एम्प्लॉय के वो खुद के पर्सनल खर्चे है ना, वो करेगा नहीं करेगा पता नहीं। इन दैट के स्टार्टिंग में बच्चों डिक्लेरेशन ले लेते हैं पेयर। अब अप्रैल में एम्प्लॉय ने डिक्लेरेशन दिया कि हाँ मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, मेरा चैप्टर 6 का भी डिडक्शन वगैरह है, मेरा टोटल डिडक्शन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल 2 lakhs का। किसको बोला बच्चों, एक्स लिमिटेड को। अपन वाई लिमिटेड को फिलहाल पिक्चर से निकाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस क्लियर ऑल ऑफ यू? कितना बोल दिया बच्चों स्टार्टिंग में ही, एम्प्लॉय ने कितना बोल दिया, मेरा डिडक्शन है 2 लाख का, साल भर में होगा, मेरा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस रहेगा, मेरा एटीसी का कुछ ना कुछ डिडक्शन रहेगा। तो एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है, दैट मींस तेरा एस्टिमेट इनकम कितना है 4 लाख, उसके ऊपर टैक्स आता है। बट अभी तुमने यहाँ पे जस्ट बच्चे देखा एविडेंस प्रूफ चाहिए है कि नहीं। सी एम्प्लॉयर को टीडीएस करना है या फिर टैक्स कैलकुलेशन करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, बट अल्टीमेटली बाय 31 मार्च उसको प्रूफ चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके तो बच्चों मस्ती मस्ती में जोश जोश में एम्प्लॉय ने क्या बोला, मेरा 2 लाख का डिडक्शन है। यस अब जैसे नवंबर दिसंबर आता है एम्प्लॉयर बच्चों प्रूफ मांगना चालू कर देता है, गिव अस रिमाइंडर, क्या मैंने उसको रिमाइंडर भेजना चालू कर देता है, अदरवाइज हम लोग टैक्स काटेंगे ऑन 6 लाख रुपए। तो जनवरी दिसंबर जनवरी के आसपास एम्प्लॉयर लास्ट अल्टीमेटम भेजता है, वार्निंग भेजता है कि ये लास्ट महीना है, उसके आगे हम कोई भी एविडेंस वगैरह कंसिडर नहीं करेंगे। तब अगर बच्चों मान लो मिस्टर ए ने जो एम्प्लॉय था उसने कुछ भी चैप्टर 6 में डिडक्शन नहीं किया है, खर्चा नहीं किया है, हाउस प्रॉपर्टी से फुकड़ का खर्चा था सब, ओके तो होगा क्या, अब ध्यान देना, होगा क्या, एम्प्लॉयर विल कंसिडर इनकम नॉट एज 4 lakhs, विल कंसिडर इनकम एज 6 lakhs। लेट अस से फ्रॉम जनवरी 22 की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ झेप रहा है क्या चल रहा है। अप्रैल टू दिसंबर उसने रखा, अच्छा 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 प्रूफ मांगता गया। दिसंबर का कट ऑफ था, एम्प्लॉय ने बच्चों प्रूफ नहीं दिया, एम्प्लॉयर बोलेगा मेरे को टेंशन आ रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अभी जरा इनकम 6 लाख कंसिडर कर रहा हूँ। तो होता क्या है, 6 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा, पर कितने अमाउंट कितने महीनों में रिकवर होगा। इसलिए एम्प्लॉयज के लास्ट की जो सैलरी होते हैं साल भर के इसलिए कम आते हैं, क्योंकि टैक्स ज्यादा कटता है एंड में। टैक्स ज्यादा क्यों कटता है एंड में, क्योंकि तुमने मस्ती की स्टार्टिंग में। अगर तुम स्टार्टिंग में इज्जत में बता था कि नहीं मेरा इनकम 6 लाख की है, मेरे कुछ भरोसा नहीं, मैं डिडक्शन करूंगा कि नहीं करूंगा, ओके तो अपन 6 लाख के ऊपर प्रॉपर्ली हर महीना कटता। बिकॉज ऑफ ये लास्ट 2-3 महीने में जब एम्प्लॉय प्रूफ नहीं सबमिट करता है, एम्प्लॉयर को झक मार के बच्चों जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स काटना पड़ता है फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी टू बी पे। इसलिए लोग रोते रहते हैं मेरा मार्च का सैलरी कट गया, कुछ बचा नहीं खाता। मतलब स्टार्टिंग में नहीं बताया तो वो ले सकते हैं, डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर, वो ले सकते हैं। और अगर मान लो लेट अस से दैट आल्सो कि उसका प्लान नहीं है दिसंबर तक करने का, बोला मैं मार्च में करूंगा,
मैं करूंगा, पर मेरे को अभी नहीं करने का ना। व्हाई आर यू फोर्सिंग मी? मेरे को टाइम है मार्च तक, एटीसी ने बोला मार्च तक करो, मैं मार्च में करूंगा। एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है, मेरे को भी रिस्क लेने का, तो एम्प्लॉयर 6 लाख के ऊपर टैक्स काट देगा। ठीक है, तुमने एटीसी में किया अब तक दिसंबर जनवरी तक नहीं, तुमने 31 मार्च को भरा बराबर एटीसी में, तो क्या होगा, यू विल हैव टू क्लेम इट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करना पड़ेगा, तो रिफंड आएगा। क्योंकि एम्प्लॉयर ने 6 लाख के पे कैलकुलेट कर लिया, टैक्स काट भी दिया ऑब्वियसली, तुमने 31 मार्च को लास्ट डे पे एटीसी को भरा, देन यू आर क्लेमिंग इन अंडर इनकम टैक्स रिटर्न। जब भरोगे जुलाई में, तो कि मेरा टैक्सेबल इनकम आ रहा है 4 लाख, मेरा टैक्स कटा है 6 लाख के ऊपर, तो ऑब्वियसली रिफंड आएगा। बट फुकट का पैसा अटक रहा है ना, ये सब इश्यूज होते हैं। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल इश्यूज। क्लियर जेपा यहाँ तक? ओके, आगे अमाउंट्स टू बी एडेड हो गया। तो एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉई, तो जनरली कभी तुम्हारा क्लाइंट का रहेगा सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट रहेगा, नहीं रहेगा तो भी तुम उसको बोल देना 5-10 हज़ार रुपए जो भी एक्स्ट्रा ऊपर से बता देना, तो तुमको फुकट का पेबल एटलीस्ट तो नहीं आएगा। ओके, और ये प्रीवियस एम्प्लॉयर का समझा, ये तो बहुत क्लासिक केस, बहुत बार होता है। ओके, प्रीवियस एम्प्लॉयर वाला हमेशा जब भी जॉब छोड़ा तो नया एम्प्लॉयर थोड़ी देखता कि तुम्हारा पहला क्या कितना अमाउंट था, वो कंसिडर नहीं करता अनलेस द एम्प्लॉय डिक्लेयर्स। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी फेमस आल्सो, एविडेंस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय एम्प्लॉयर। उसके ऊपर बच्चों जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर को। अगर तुम एचआरए क्लेम कर रहे हो तो 1013A, पूरा कैलकुलेशन बच्चों कौन करने वाला है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर करने वाला पूरा, एम्प्लॉय को कुछ नहीं करना है। इवन 1013A ऑल्सो एम्प्लॉयर ही कैलकुलेट करता है एम्प्लॉय के लिए एवरीथिंग। क्लियर? अब एचआरए के लिए बच्चों क्या था, 3 रूल्स। एचआरए 1013A जीजी नहीं, एक्चुअल एचआरए रिसीव 40 और 50% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, वो सब कैलकुलेशन कौन करेगा बच्चों, एम्प्लॉयर। अब तीनों केसेस में एचआरए का क्लेम होगा अगर तुम रेंट पे कर रहे हो, तो आई होप तुमको याद है, अगर पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, घर खुद के घर में रह रहे हो, रेंट नहीं पे करो तो एचआरए नहीं मिलता। तो एग्जेम्पशन कब मिलेगा, ओनली यू आर पेइंग रेंट। रेंट पे करो उसका हमको चाहिए एविडेंस। ओके, सो चेक एचआरए अगर क्लेम कर रहे हो तो नेम, एड्रेस एंड पैन ऑफ लैंडलॉर्ड अगर तुम्हारा एग्रीगेट रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 1 लाख रुपीस। 1 लाख डिवाइड बाय 12 8333 आता है। चेक करो यार, 86667 आएगा कुछ तो 8333। तो अगर तुम उसमें से उससे कम अगर रेंट पे कर रहे हो हर महीने का तो बच गए, तुमको ज्यादा कुछ प्रूफ करने के देने की जरूरत नहीं। फुकट का स्टेशनरी पे आता है, रेंट रिसीट का पावती आता है, 1 रुपए का स्टैम्प पेपर लगाओ, रेवेन्यू पेपर दे दो, किसका भी नाम डालो, कुछ फर्क, किसका भी नाम डालो, क्योंकि पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है लैंडलॉर्ड की। मेरे नाम से दिखाओ, किसके भी नाम से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फुकट को दिखाने के लिए। ये सब मेजोरिटी लोग ऐसे ही करते हैं। रेंट भले कितना भी 2000 रुपए पे करते रहेंगे, 5000 हॉस्टल में रहते रहेंगे, पीजी में रहते रहेंगे, रेंट दिखाएंगे 8000, 8 मिल रहा है ना, यू कैन शो मोर। अगर तुमको 10,000 15,000 20,000 दिखाना रहा तो, अगर उससे ज्यादा रहा तो अपने को क्या चाहिए, डिटेल्स चाहिए लैंडलॉर्ड। जिसके ऊपर इन्फेक्ट रहा तो वो डायरेक्ट रेंट एग्रीमेंट ही मांगता है, रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, एम्प्लॉयर को और तो रिस्क नहीं लेने का रहता। ओके, अगर एलटीसी या फिर एलटी एक ही बात है, वो सेक्शन नंबर बताओ, एलटीसी एलटीए क्या है बाय द वे, एलटीसी पर एलटी एक ही है, बट क्या है वो, हम सैलरी के चैप्टर में लीव ट्रैवल कंसेशन और लीव ट्रैवल असिस्टेंस सेक्शन 10-15। ओके, याद है क्या, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, तो क्या डिडक्शन एग्जामिनेशन किसके बारे में मिलता है, टिकट। हाँ करेक्ट, तो वो तुम्हारा नॉर्मल एयर, इकोनॉमी फेयर, एसी, वो सब ठीक है, याद आया। अगर तुम वो क्लेम कर रहे हो तो एविडेंस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या, हाँ ये तो इन लोगों में टिकट का खर्चा, बीवी का, बच्चों का जो भी है, इधर भी झोल कर दो। आई थिंक उनको बताते था, याद नहीं, टिकट निकालने का, एम्प्लॉयर को सबमिट करेगा, अगले दिन जाके कैंसिल कर देने का, डन है ना, वो भी मिलता है, वो भी हो सकता है। 10 डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द हेड एचपी, तो चाहिए अपने को नेम, एड्रेस एंड पैन ऑफ द लेंडर। बच्चों डायरेक्टली बैंक का सर्टिफिकेट मिलता है, साल भर का तुम्हारा इंटरेस्ट इतना था, प्रिंसिपल इतना था। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एज इट इज प्रिंसिपल जाएगा ईटीसी में, कैलकुलेशन कौन करने वाला है, एम्प्लॉयर। तो एटीसी का भी तुम्हारा प्रूफ हो गया, 24B का भी प्रूफ हो गया कि लॉस तुम क्लेम कर रहे हो। एंड डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 के लिए क्या होगा, एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर, तुमने जो क्या है तुम्हारा एटीसी, एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस, है ना, ये सब फेमस है तुम्हारा, ईएलएसएस वगैरह हो गया तुम्हारा,
ये सब प्रूफ देना है एम्प्लॉय को। ये थोड़ा फुकट का काम करना पड़ता है एम्प्लॉय को, साल भर का एविडेंस देने का एम्प्लॉय। क्लियर टिल हियर? हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। रेडी? आगे आ रहा सब्जेक्ट। डिटेल्स ऑफ मिस्टर पी, कोई ना कोई वो है, देखते हैं। सैलरी फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर 14 लाख, एलटीसी 1.5 लाख, फुल्ली एग्जाम्प्ट है, मतलब अलाउड अमाउंट है वो, ठीक है। एलटीसी बच्चों सैलरी में मिलता है कि उसको पहले मिलता है, एंड देन इट इज एग्जाम्प्टेड एट सोर्स। एचपी लॉस 140, डिडक्शन ऑफ एटीसी 150, कैलकुलेट टीडीएस टू बी मेड। Will the calculation of TDS change if Mr. P has not submitted details of loss, HP loss, travel documents of LTC and Chapter 6A to his current employer in the prescribed form? बच्चों इसको इनकम 14 प्लस डेट है, 14 जस्ट फ्रॉम सैलरी एंड डेट तुम्हारा किसका बच्चों? LTC करेंगे ना, फुल्ली एग्जाम मतलब हाँ, मतलब वो अलाउएबल अमाउंट है। विल कैलकुलेशन टीडीएस चेंज अगर सबमिट नहीं किया तो? देयर आर टू केसेस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में अपन लेंगे अज्यूम क्या सब प्रूफ सबमिट किए हैं, तो 14 लाख ध्यान दो, प्लस 1,50,000 माइनस 1,50,000, क्यों? क्योंकि प्रूफ सबमिट किया। तो समझा क्या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? देन एचपी लॉस नेगेटिव, एटीसी नेगेटिव। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन समझा? गुड। केस 1, details of claim submitted by Mr. P, that is employee, मतलब उसने सबमिट किया है ना, so particular rupees। सैलरी एक्सक्लूडिंग एलटीसी, एलटीसी कितना? 14। एलटीसी लेंगे भी और एलटीसी ले लो बच्चों, तुम्हारे इनर कॉलम में चाहिए तो कितना? 1.5 ना, लेस एग्जाम सेक्शन 1015, क्योंकि प्रूफ सबमिट किया इसलिए। ये तुम्हारा हो गया कौन? सैलरी, ठीक है। ग्रॉस ले लूं? 16 लेंगे हम लोग, 1A 50 ना, एचपी 13.5, सॉरी एचपी नहीं, सैलरी 13.5, लेस व्हाट बच्चों? 2 लाख। they can give you more also, अगर लेट आउट है और उसका इंटरेस्ट का ज्यादा खर्चा है, they can give you more, you have to reduce only 2। GTI 11.5 बराबर ना, लेस एटीसी कितना है? 1.5। सॉरी एचपी लॉस 2 लाख नहीं है, तो पता ना फिर कितना हो गया ये? नहीं, जीटीआई वैल्यू कितना है? 1210। और एटीसी 1.5 लाख ना, कितना हुआ?
9 lakh 10 60 है ना 10 lakh 60,000. भाई का कॉन्फिडेंस बहुत भारी है, हाई लेवल पर रखते हैं हमेशा। एचपी का लॉस 1 लाख 40 है, 2 लाख नहीं है। ग्रेट, चलो आगे बढ़े फिर। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। सेस के साथ ऑब्वियसली एवरीथिंग। सेस के साथ ना 1,35,720। ओके, तो एम्प्लॉयर बच्चों टीडीएस कितना करेगा एवरी मंथ? 135,720 डिवाइड बाय 12 मंथ्स। कितना? 11,000। डन। केस 2, it is not submitted by employee. So particulars rupees, LTC ऐड करके वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो सैलरी कितना 14 था, LTC 150, ग्रॉस सैलरी 1550 लेस वो तो मिलेगा ना पर कौन सा 16(1)(a) मिलेगा लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 50। GTI NTI बात खत्म। एचपी लॉस नहीं, तुम्हारा एटीसी नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सबमिटिंग प्रूफ, है ना। ₹15 लाख। टैक्स लायबिलिटी 2,73,000 round figure. Therefore, TDS by employer every month. 23,000 per month. सर है शायद ऊपर आज LLP ले रहे, शायद कंपनी जाके ले रहे लो। साढ़े 7 बजे था। डेडिकेशन है इतना दिन में लेक्चर लेके भी अभी आ जाए हमारे हम लोग अगर हिम्मत खत्म हो गई थी लेक्चर ले। नॉन मॉनिटरी प्रोसीजर का क्या होता है क्वेश्चन नंबर 8 में? नॉन मॉनिटरी प्रोसीजर में अपडेट या कोई गिफ्टिंग टाइम मोबाइल फोन ले लिया। टैक्स कर रहे कि नहीं वो पूछ रहा हूँ। टैक्स करेंगे ना 50,000 गिफ्ट का लिमिट है ना। तक दिया है खबर गिफ्ट है वो 50,000 था। ओके तो सैलरी 3.5 लाख। मैं बस शॉर्ट में शो कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कुछ भी नहीं, बस 3-4 चीजें देकर रखी खत्म। नॉन मॉनिटरी याद रहना चाहिए। सैलरी 3,50,000 to add non-monetary purposes.
ये तुम्हारा GTI है। क्या? नहीं नहीं पूरा नहीं, अब लिखा नहीं है गिफ्ट। ओके, नॉन मॉडरेट प्रॉफिट उसको पूरा ले लो। GTI 3.5 और लेस क्या? ATC लिख रहा हूँ मैं, PPF है ना 70, 280 क्या? टैक्स लायबिलिटी भी नहीं आफ्टर रिबेट ऑब्वियसली। नो TDS नथिंग। ओके, समझा क्या मतलब? टैक्स लायबिलिटी नहीं ले तो बच्चों TDS नहीं करेगा ना एम्प्लॉयर, है ना? होमवर्क के लिए पढ़ के आए टेबल TDS का। कितने पेजेस हो? 3 से बस। टेन मिनट्स ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक। लॉ विल स्टार्ट। लॉ में ज्वाइन करना। ओके, ऑनलाइन।